So hey guys, we are here again with the episode 2 of Silly Point Unfiltered. Uh, we are with two cricket experts, Divyansh and Ritik, along with me. There are multiple things. आज काफी चीजें हैं पिछले वीक से अभी तक के इसमें जैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज हो गई, इंडिया अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज हो गई, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इंडिया का T20 स्क्वाड सिलेक्शन फॉर द इंग्लैंड सीरीज और आयरलैंड सीरीज। उसमें काफी सारे अनाउंसमेंट्स वगैरह हो गए हैं। और भी चीजें हैं, बट वी विल गो विद वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले संडे हमारा इंडिया T20 स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ। तो काफी सारी उसमें हलचल मची थी कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी वगैरह पे सवाल उठ रहे थे और ये सब, जिसका हमने डिस्कशन करा था। और तो फाइनली अनाउंसमेंट में ये डिसाइड तो हो चुका है। वैसे श्रेयस अय्यर आगे इस साइकिल में कैप्टनसी करेंगे 2028 के वर्ल्ड कप के तैयारी के हिसाब से। और उसमें एक सरप्राइजिंग और एक्सपेक्टेड भी था वैसे, जो कि था वैभव सूर्यवंशी, मास्टर वैभव सूर्यवंशी, जो कि आईपीएल में जिन्होंने काफी सारे अवार्ड जीते 2026 वाली आईपीएल में। तो अ, वो एक हाईलाइट है इस क्वार्टर अनाउंसमेंट का, और वो काफी यंगेस्ट प्लेयर बन जाएंगे अगर उन्होंने डेब्यू करा तो। इवन सचिन तेंदुलकर से भी यंग एज में वो डेब्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऋतिक आपसे ही। आपके क्या इंसाइट्स है? स्क्वाड तो काफी सही लग रहा है। और अगर बॉलर्स की बात करें, बॉलर्स में आप अगर नोटिस करें तो सिराज बाहर हो गए और प्रसिद्ध आ गए उनकी जगह पर। तो वो एक मेरे लिए एक पॉइंट है कि सिराज को क्यों बाहर किया फिर। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग रेस्ट दे रहे हैं, बट इंग्लैंड के कंडीशंस में मेरे को लगता है सिराज इज बेटर देन प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध को इंग्लैंड में खिलाने के मैं फेवर में नहीं रहता, क्योंकि अ, जिस तरह का उनका बॉलिंग स्टाइल है, वो हिट द डेक डालते हैं, फिर बाउंसर्स डालते हैं, शॉर्ट बॉल्स डालते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में ज्यादा सूटेड है। तो मेरे को लगता है कि उसको नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह सिराज हो सकता था या फिर कोई और आप यंग बॉलर भी ट्राई कर सकते थे। ऐसे बाकी स्क्वाड तो काफी सही लग रहा है, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स के अब काफी नहीं, एक दो एक्सपर्ट्स थे जैसे अश्विन, उनका ये ओपिनियन था कि अचानक से आपने श्रेयस अय्यर को कैप्टन क्यों बना दिया, जो कि टीम में भी नहीं था। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि ये ओपिनियन क्या वो चाह रहे थे कि संजू कैप्टन बने, क्योंकि वो उनके दोस्त भी है। तो अचानक से अगर आप ऐसे ओपिनियन देते हो कि ये श्रेयस अय्यर क्यों कैप्टन है, जबकि हमें पता है कि उसने मतलब अपनी कैप्टनसी को प्रूव किया है काफी टाइम से। आईपीएल में भी उन्होंने 3 टीमों के साथ वो फाइनल में गए हैं, एक के साथ ट्रॉफी जीती है। तो अगर ऐसे एक्सपीरियंस कैप्टन आते हैं तो मेरे को लगता है ये सही है इंडिया के लिए। और दिव्यांश, अगर आप कुछ ऐड कर सके इसमें कैप्टनसी पे, या आपको क्या लगता है, क्या सूर्या को हटाना सही था इस पॉइंट पे? तो जैसा कि लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि मैं तो सूर्य कुमार को ओलंपिक्स तक देखना चाहता हूँ। मतलब एक साइकिल और वो डिजर्व करते थे। जैसा उन्होंने कैप्टनसी करी थी, फॉर्म तो ऊपर नीचे होती रहती है, पर जैसे कि वो एक मैच विनर प्लेयर है, जैसे कि हम सबने देखा है उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया है। तो मैं तो एज अ फैन चाह रहा था कि वो रहे स्क्वाड में। पर फिर टीम बीसीसीआई का जैसा डिसीजन था कि एक ट्रांजिशन फेज की तरह जाते हैं और इतना कॉम्पिटेटिव है इंडियन क्रिकेट। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो भले कैप्टन ही क्यों ना हो, उसको टीम से जाना पड़ता है। तो काफी सरप्राइजिंग तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा पहले बीसीसीआई कर चुकी है लास्ट ईयर ही। जैसे कि आप कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर टीम में भी नहीं थे और उन्हें आते ही कैप्टन बना दिया था, राइट। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पिछले साल हुआ था एशिया कप में, जब शुभमन गिल भी टीम में नहीं थे और आते ही वो सीधा वाइस कैप्टन बना दिया गया था उन्हें। और फिर उनके फॉर्म आई नहीं थी, और संजू सैमसन, मतलब पहले से आपका पेयर डिसाइडेड था, ओपनिंग जो पेयर था वो सॉर्टेड था, लेकिन उसके बाद आपने चेंजेस करे क्योंकि गिल को आप ऑल टाइम ऑल फॉरवर्ड कैप्टन बनाना चाहते थे। उसकी वजह से टीम का पूरी डिसबैलेंस हो गई थी। फिर उन्होंने संजू को लास्ट मोमेंट पे फिर वापस से सही पोजीशन पे खिलाया और कुछ चेंजेस करे। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि हाँ, चेंजेस थोड़ा सा मतलब नहीं होना चाहिए था। मतलब है ना, श्रेयस अय्यर की जगह रजत पाटीदार को मौका मिल सकता था, क्योंकि आरसीबी से एक भी प्लेयर नहीं था और जैसे कि वो टॉप टीम थी, मैच विनर टीम थी। तो मेरे को लग रहा था कि भुवनेश्वर कुमार या रजत पाटीदार टीम में होने चाहिए थे। और एज अ कैप्टन भी मेरे को लगता है कि रजत पाटीदार ने काफी कुछ प्रूव कर दिया है श्रेयस अय्यर से ज्यादा। मतलब श्रेयस अय्यर के पास ट्रॉफी है, उन्होंने जीती है, लेकिन रजत पाटीदार ने, आरसीबी जो टीम कभी भी नहीं जीती, वहां से आकर 2 ट्रॉफी बैक टू बैक जिताना। तो मेरे को लगता है कि अगर कैप्टनसी भी नहीं तो टीम में तो उनकी जगह बनती थी, और भुवनेश्वर कुमार की भी जगह बनती थी, उनको मौका देना चाहिए था। मेरे ख्याल से कृणाल पांड्या को मौका मिलना चाहिए था। भुवनेश्वर कुमार का वैसे थोड़ा सा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 2 सीजन से उन्होंने परफॉर्म करा है, लेकिन अगला साइकिल को देखते हुए और जैसे टीम की जो थिंकिंग है,
अगर आप देख पा रहे हो तो अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे बाउंसी विकेट्स होते हैं, पेसी विकेट्स होते हैं, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वी नीड सम बॉलर्स हु हैव गुड हाइट, मे बी 6 फीट्स वगैरह, जैसे हर्षित राणा हो गए अभी। और एक प्लेयर है जैसे गुरनूर ब्रार, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, जिनकी हाइट 6 फीट 4 इंचेस है। तो ऐसे कुछ बॉलर्स चाहिए जिनसे हेल्प होती है। और हमें आगे भी देखना चाहिए, क्योंकि ठीक है उन्होंने परफॉर्म वगैरह करा है, बट आगे जैसे बीसीसीआई की सोच है उसके साथ में अलाइन करता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था बिफोर वी मूव ऑन, कि जैसे एशियन गेम्स जो है उसके लिए भी आपने सेम स्क्वाड अनाउंस किया है जो कि इंडिया की मेन टीम है। तो एशियन गेम्स में आप अपने सेकेंड स्ट्रेंथ को या थर्ड स्ट्रेंथ टीम को भी भेज सकते थे, लेकिन आपने ये मेन स्क्वाड क्यों उसमें अनाउंस किया? क्या ये मतलब ब्रॉडकास्टर का प्रेशर था, या फिर आप ये दिखाना चाहते थे कि ये भी एक ट्रॉफी हमारे मतलब हमारे रिजीम में आ जाए, या फिर क्या रीजन हो सकता है इसका? आई थिंक ये एक नई कैप्टनसी है, एक नया ट्रांजिशन है, तो उसके हिसाब से इन्होंने सोचा होगा कि हाँ सेम स्क्वाड से ही कंटिन्यू रखते हैं। और इसमें अभी कुछ नए प्लेयर्स भी है, जैसे और काफी सारे प्लेयर्स को रेस्ट या ड्रॉप भी कर रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि सेम ही 2026 T20 वर्ल्ड कप में जो स्क्वाड थी वही सेम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी एक ट्रांजिशन है, तो उसी के साथ थोड़ा सा और गेम टाइम वगैरह वो मिलना चाहिए इस टीम को। तो उसके हिसाब से इन्होंने प्लान कर होगा, और फिर एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड सिलेक्शन करा होगा। नेक्स्ट है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज, उसका भी स्क्वाड अनाउंसमेंट वगैरह पिछले हफ्ते के आसपास ही हुआ था। और उसमें कोहली वाज इंजर्ड, हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी इनको, तो इस वजह से ईशान किशन को मौका मिला है। वैसे एक्सपेक्टेड था ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिले, जिन्होंने पिछली सीरीज में 100 भी करा था, लेकिन आई थिंक वैसे कुछ सोच नहीं है बीसीसीआई की। तो ये एक है इनसाइड। बाकी गुरनूर ब्रार को भी मौका मिला है, जिन्होंने कल काफी अच्छा परफॉर्म करा। कल मैच भी हुआ था, हमने देखा। तो गुरनूर बरार काफी इंप्रेसिव लगे थे क्योंकि उनके पास एक पेस है, और वो 145 प्लस भी डाल रहे थे कल। पावर प्ले में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट्स लिए थे इस पहले ही ओवर में। और फिर उनका डेथ का भी सही था, जो उन्होंने पेस से राशिद खान को बीट कर दिया था और उनका लेग स्टंप उड़ा दिया था। तो वो काफी मेरे को सही लगे एक तरह से। और उनने उनसे मिडिल ओवर में भी बॉलिंग कराई, बट मेरे को लगता है वो पावर प्ले और डेथ में ज्यादा इफेक्टिव थे। उनके अलावा हर्ष दुबे को भी चांस मिला था, तो उनको पहले जो 2-3 ओवर्स थे उनमें बहुत मार पड़ी थी। लेकिन उसके बाद अब पता नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या मतलब उनकी बॉलिंग की वजह से उनको विकेट मिला, या फिर अफगानिस्तान के बैटर्स कुछ ज्यादा जल्दी में थे इसलिए उनको विकेट मिला। स्टिल ऑन ए डेब्यू अगर आप 3 विकेट्स निकाल रहे हो तो एक काफी सही चीज रहती है आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए। और उसके अलावा मैं बैटिंग पे आना चाहूंगा। जैसे अफगानिस्तान की भी बैटिंग काफी सही थी, जिसमें गुरबाज, उन्होंने पूरी टीम को कैरी किया था। लेकिन उसके बाद बाकी बैटर्स ने पता नहीं क्या जल्दबाजी में आउट हो गए, और वो एक 250 तक भी पहुंच सकते थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। इंडिया में से देखे तो आप शुभमन गिल ने कैप्टनसी इनिंग्स खेली थी, और केएल राहुल, मतलब उनके आप शॉट्स अगर देखते हो तो वो एक लाइक इट्स अ प्लेजर टू वॉच हिम। और उन्होंने एक, मेरे को शॉट याद है, उन्होंने वाइड लाइन पे स्लोअर बॉल थी जिसको उन्होंने सीधा छक्का मारा था। तो हम्म। वो काफी मतलब ऐसा शॉट था जो मारने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और टेक्निक तो उनके पास है ही। और एक उनका शॉट काफी अच्छा लगा था जो उन्होंने ऑफ साइड में लॉफ्टेड ड्राइव खेला था। काफी सही शॉट्स थे वो। और भी आप कुछ ऐड कर सके दिव्यांश इसमें तो? नहीं, जैसा कि आपने बोला था कि केएल राहुल और शुभमन गिल की काफी अच्छी इनिंग आई थी, जैसे कि उनसे उम्मीद थी, क्योंकि बारिश के कारण पूरा मैच नहीं हो पाया था। 25 ओवर का मैच ही था, तो उनको T20 स्टाइल में बैटिंग करना था। तो स्ट्राइक रेट जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। धर्मशाला का विकेट था, तो अच्छा विकेट है वो काफी, जैसे कि आईपीएल में भी हमने देखा था कि काफी हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिले थे वहां पे। तो काफी अच्छी बैटिंग करी थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि 190 जो रन बनाए थे अफगानिस्तान ने 25 ओवर में, 190 के आसपास, 200 के आसपास, तो आसान नहीं होता है, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग काफी अच्छी है। तो अंडर प्रेशर आकर खेलना ऐसी इनिंग, मेरे को लगता है कि काफी हर एक प्लेयर ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। एक दो को अगर छोड़ दे तो सबने स्ट्राइक रेट मतलब कोशिश करी कि 100 से ऊपर ही रखा जाए। तो शुभमन गिल का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था, फिर केएल राहुल का कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा था। तो जैसी की उम्मीद थी हमें अपनी टीम से, तो वैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब 50 ओवर का मैच होगा तब मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, तब अपने स्ट्राइक रेट को कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप 25 ओवर का मैच खेलते हैं तब आप अलग मेंटेलिटी के साथ जाते हैं। लेकिन जब 50 ओवर का मैच होता है तो आप अलग मेंटेलिटी के साथ जाते हैं। तो मैं काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शुभमन गिल और केएल राहुल, जिनका कभी कभी स्ट्राइक रेट को लेकर कंसर्न रहता है, तो वो कैसे अडॉप्ट करते हैं 50 ओवर के मैच में, और क्या है वो इसी फॉर्म को कैरी ऑन करते हैं, 100 से ऊपर को बैटल कर पाते हैं नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा।
तो नेक्स्ट मैचेस काफी देखने लायक हो गए, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे ये सीरीज से कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो जाता है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। शुभमन गिल एज अ कैप्टन जी, इन्होंने एक दो सीरीज में कैप्टनसी करी है, जो न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई थी। लेकिन अब से एक्चुअल में एक वो जर्नी जो है 2027 वर्ल्ड कप के लिए वो शुरू हो गई है। जैसे सुना था कि एक 2025 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर रखा है इस वर्ल्ड कप के लिए, और इन्हीं को मौका मिलेगा। वैसे एक एक जो और पॉइंट है कि हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों को रोटेशन करना चाहिए, ताकि वो साउथ अफ्रीका में जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी हमें एज अ बैकअप प्लस एज अ फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जो रहेगा, हार्दिक पांड्या ही रहेंगे वैसे, बट उनका एक बैकअप जो नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे। तो वो काफी एक सही डिसीजन है बीसीसीआई का, ताकि नीतीश कुमार रेड्डी को भी इनफ गेम टाइम मिले। एक इम्पोर्टेंट अगर आप देख पा रहे हो तो हमारी जो इंडिया की टॉप थ्री है वो राइट हैंडर है। तो वो अगर कोई लेफ्ट आर्म पेसर आएगा जैसे मिचेल स्टार्क वगैरह हो गए, तो वो, या फिर ट्रेंट बोल्ट जैसे, जिन्होंने 2019 में हमें एक नाइटमेयर दिया था। तो वही है कि टॉप थ्री में कोई एक लेफ्ट हैंडर होना ही चाहिए। तो वो देखना होगा कि कैसे टीम एडजस्ट करती है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, बट हाँ, एक यशस्वी जायसवाल में भी उनको मौका मिल सकता है आगे। नेक्स्ट अभी है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, जो कि चल रही है इंग्लैंड में। पहली टेस्ट हो चुकी है, उसमें इंग्लैंड ऑफ कोर्स जीत गई थी। उनका सीजन अभी चालू हो चुका है, समर। तो उसमें कुछ कुछ परफॉर्मेंस वगैरह आए हैं। जैसे गस एटकिंसन हो गए, उन्होंने फाइपर लेके फिर इंग्लैंड को जिताया है। लेकिन उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो हुई है कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन कुछ नाइट क्लब में कुछ किसी के साथ लफड़ा वगैरह हो गया है, तो इस वजह से उनके ऊपर बैन है सेकंड टेस्ट। बाकी ऋतिक, दिव्यांश, आपके क्या थॉट्स है इस टेस्ट सीरीज में, और जो अभी ये कंट्रोवर्सी हुई है उसके ऊपर? जैसे आपने बताया कि इंग्लैंड मैच जीत गई, तो ये हम पैटर्न देख रहे हैं कि इंग्लैंड अपने होम मैचेस तो काफी जीत ही रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखें अंडर ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि WTC के भी पॉइंट्स टेबल पे वो काफी नीचे 7 नंबर पे है। अपने विकेट्स पे वो तो ऑब्वियसली जीत रहे हैं, बट बाहर उनको काफी डिफिकल्टी हो रही है ऐसे। और वो शायद पता नहीं इस बार भी WTC के कंटेंशन में नहीं आएंगे, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। और जहाँ तक बात है कंट्रोवर्सी की, चलो वो तो अब हो गई, उसका कुछ कर नहीं सकते। ऐसे क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम बोला जाता था, लेकिन आजकल इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है उसमें कि अब यही क्वेश्चन होता है कि क्या अभी भी वो जेंटलमैन्स गेम है या नहीं। लेकिन अगर इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो कैप्टनसी पे पड़ रहे हैं कि अब कैप्टन कौन बनेगा। अभी के लिए तो जो रूट बन चुका है, बट एज अ ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में किसको कैप्टन देखते हैं? हैरी ब्रूक एक है कैंडिडेट, बट अगर मैं किसी को भी देखूं उनके सेटअप में, तो एक वो कैप्टनसी मटेरियल तो मुझे कोई दिखता नहीं है सच। तो आप अगर बता दें कि कौन कैप्टन बन सकता है। सच तो भी कोई देखने को मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ा प्लेयर है उनके पास जिनको कैप्टनसी की तरफ पे देख रहे हैं, तो हेरी ब्रूक ही नाम आता है अगर देखा जाए तो। पर टेस्ट में वो कैसा करते हैं वो देखना पड़ेगा अभी, कि क्योंकि काफी लंबे समय से बेन स्टोक्स ही थे कैप्टन टेस्ट के, तो अभी मेरे को नहीं लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूँ किसी और प्लेयर को भी बेन स्टोक्स के अलावा टेस्ट क्रिकेट में। तो हेरी ब्रूक आप ट्राई कर सकते हैं वाइट बॉल में, क्योंकि उनका रिसेंटली फॉर्म भी काफी अच्छा था। तो वरना दूसरे का तो मेरे को तो भी कोई ख्याल नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा कि कोई नया लीडर आया, किसी प्लेयर को भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। रही बात जो टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें भी देखा जाए तो जो विकेट था वो काफी बॉलिंग फ्रेंडली था, इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं था। टिपिकल इंग्लैंड विकेट जो हम कहते हैं कि फास्ट बॉलर का डोमिनेशन रहता है, तो काफी ज्यादा हमें 5 विकेट हॉल देखने को मिले थे। तो नाथन स्मिथ, तो काफी अच्छे, मतलब एटकिंसन, रॉबिन्सन, तो इन्होंने, जेमिसन, तो इन सब ने 5 विकेट्स लिए थे। तो काफी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट था, और जो उम्मीद थी जैसा टेस्ट मैच देखने की वैसे ही था, काफी इंटरेस्टिंग गेम था वो। उम्मीद है कि बचे हुए मैचेस भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि खाली बैटिंग विकेट बना देते हैं 450-500 रन के, तो मैच काफी इंटरेस्टिंग था नहीं रहता। लेकिन टेस्ट मैच बॉलर्स इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी बॉलिंग से। फोर्थ इनिंग में अगर 150-200 रन भी चाहिए और तब बैटिंग करने टीम आती है और बॉलिंग काफी अच्छी हो रही थी, स्विंग हो रही थी, तो मैच काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है एज अ व्यूअर, एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे मैचेस में देखना पसंद करता हूँ, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही मैच देखेंगे और ऐसे विकेट्स रहेंगे। आई लाइक दिस काइंड ऑफ विकेट्स। जी जी बिल्कुल। इन विकेट्स का वही है कि वो एक WTC साइकिल के हिसाब से कुछ मैच के डिसीजंस आ जाते हैं। चाहे वो जीत हो, चाहे वो हार हो, लेकिन वही है कि
ऐसे विकेट्स होने चाहिए, बट थोड़ा सा बैलेंस भी होना चाहिए। 2 दिन में टेस्ट मैच नहीं खत्म होने चाहिए, एक 3 दिन 4 दिन तक स्ट्रेच होने चाहिए। इंडिया में भी सेम केस है, स्पिन विकेट्स इतने टर्निंग विकेट्स होते हैं कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक बैलेंस विकेट अगर क्रिएट करने की कोशिश करे आगे आईसीसी, फिर बीसीसीआई, ईसीबी और ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यही 3 कंट्रीज है जो कि अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। बाकी और भी कुछ कुछ चीजें चल रही है, जैसे इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, एक ए सीरीज चल रही है। इसके ऊपर बात करते हैं। वैसे ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए रिसेंटली सीरीज में। तो एक एक अच्छा एक बैकअप क्रिएट हो रहा है इंडियन टीम के लिए। लाइक इंडिया अभी एक काफी स्ट्रांग पोजीशन, इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन में है, कंसिडरिंग जो बैकअप्स है और जो डोमिनेंस इंडिया कर रहा है कि 2 T20 वर्ल्ड कप, फिर इसके बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये सब जीत के ही हम आ रहे हैं। तो इट्स गोल्डन फेज। बाकी आपके क्या थॉट्स है सीरीज के ऊपर, और जो हमारा व्हाइट बॉल का डोमिनेंस है इसके ऊपर, ऋतिक, दिव्यांश? मेरे को ऐसा लगता है कि सीरीज से एक चीज देखने को मिली है कि जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ ने प्रूव करा है उनको इस सीरीज में कि उनको मेन स्क्वाड में होना चाहिए था जब विराट कोहली इंजर्ड थे, उनको नहीं लिया गया था, जयसवाल को लिया गया था। हाँ, तो पहले जब सिलेक्शन हुआ था जब वो नहीं थे मेन स्क्वाड में, तो फिर लग रहा था कि क्या होता है कि जगह नहीं बन रही है, लेकिन जब विराट नहीं थे तो मेरे को लगता है कि होने चाहिए थे वो स्क्वाड में, पर उन्होंने प्रूव करा कि सेंचुरी लगा के कि हाँ जगह उनकी बन रही थी। तो बिल्कुल यार, जैसे मैंने मैचेस देखे भी थे, तो बॉलिंग में तो मेरे को उतना कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो लोग काफी कम बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। दो उनके फास्ट बॉलर्स थे और बाकी जो तीन थे वो ऑलराउंडर्स थे, और एक विपराज निगम भी खेल रहा था। तो बॉलिंग में वो शॉट जा रहे थे। तो इस सीरीज में अगर हमें बात करनी है तो बैटिंग पे, जिसमें तिलक वर्मा कैप्टन थे, और फंसी हुई विकेट पे वो काफी मतलब फंसे हुए दिख भी रहे थे। जैसे आप आईपीएल में भी कभी आपने देखा होगा कि उनको रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड आउट करा दिया गया था। तो मेरे को याद है शायद 60 बॉल पे उन्होंने कुछ 20 या 25 रन बनाए थे इस एक मैच में। तो वो काफी फंसे हुए लग रहे थे। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए ऋतुराज गायकवाड़ की, तो मुझे अगर आप लोग बता दें या फिर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी अगर मेरे को समझा दे कि ऋतुराज गायकवाड़ की गलती है क्या। मतलब उसने अपनी जो पिछला जो उसे चांस मिला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसने वहां पे 100 बनाया था। और एक आपको एक स्टैट बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जो लिस्ट ए क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटर्स, उन सब में से सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ की है, विच इज अराउंड 60। उसके बाद विराट कोहली आते हैं, उसके बाद एबी डिविलियर्स आते हैं, और भी प्लेयर्स आते हैं। तो आप एक ऐसे प्लेयर्स को एक कंसिस्टेंट रन क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका जो ए सीरीज थी उसमें सबसे पहले तो रियान पराग थे। उनके बाहर हो जाने के बाद आपने ऋतुराज को कंसिडर किया, अदरवाइज आप तो उसको कंसिडर भी नहीं करने वाले थे। और आपने, जब आपको चांस मिला कि आप अफगानिस्तान सीरीज में इन प्लेस ऑफ विराट कोहली उसको आप खिला सकते थे, क्योंकि वो ऐसा बैटर है, वो ओपन भी कर सकता है, वो 3 भी खेल सकता है, वो 4 भी खेल सकता है। लेकिन आपने उसको वहां पे भी चांस नहीं दिया। तो यार ये ऐसे सिलेक्शंस मेरे को नहीं समझ में आते हैं। और मेरा दिव्यांग से अभी एक सवाल है, जैसे वो राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े फैन है यहाँ पे। तो आप मेरे को एक बता दो कि ये रियान पराग है कौन? मतलब ऐसा क्या है रियान पराग का जो उसको इतनी बैकिंग मिलती है? आप अगर देखो तो कंट्रोवर्सीज उसके साथ है, ड्रेसिंग रूम के वीडियोस उसके आते हैं, मैच में उनकी परफॉर्मेंस बड़े मैच में आती नहीं है, लेकिन उसको फिर राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन बनाया जाता है, और इंडिया में भी बीसीसीआई उनको इतना बैक करती है। तो ये मतलब किस कोटे में उनको ऐसी बैटिंग मिलती है, आप बता दीजिए। या बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि क्यों इतना मौके उन्हें मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनका फॉर्म भी उठा के देखें आईपीएल का भी, तो वो 2019 से खेल रहे हैं। तो 2019 से उन्होंने टिल 2023 एक या दो मैचेस ऐसे होते थे जिन्होंने उन्होंने जीता है और एक अच्छी क्लच परफॉर्मेंस दी है, वरना सारे मैचों में वो अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे। 24 के सीजन में हाँ उनका 500 से ऊपर रन का सीजन आया था, उसके बेसिस पे उनको रिटेन करा गया और फिर सैमसन के जाने के बाद कैप्टन भी बनाया गया, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर होता तो उसके तो मौके भी नहीं मिलता है। तो काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और वो टीम इंडिया में भी आ गए थे उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे, 24 की जो परफॉर्मेंस की बेसिस पे। तो वो मेरे को भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि राजस्थान का कैप्टन भी मैंने मतलब फर्स्ट चॉइस में नहीं देख रहा था, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स भी थे जो इक्वली टैलेंटेड है। तो फिर भी उन्हें बनाया गया। तो वो क्या पता कुछ कनेक्शन वगैरह हो जो हमें नहीं पता है अभी, कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी को फ्रेंचाइजी आपको कंटिन्यू बैक कर रही है तो समझ में आता है कि फ्रेंचाइजी के साथ आपका कनेक्शन है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे आपको कोई बैक कर रहा है तो उसका तो अभी मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं कि क्या रह रहा है। बाकी एज अ फ्रेंचाइजी मेरे को लगता है कि मतलब दूसरे प्लेयर भी थे हाँ, जिनको मौका मिलना चाहिए था बिल्कुल एज अ कैप्टन। बिल्कुल। मतलब वो ही इज अ गुड प्लेयर, उनके पास शॉट्स काफी अच्छे अच्छे हैं, और एक
बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं, बट आप उसके लिए एक ऐसे प्लेयर को इग्नोर नहीं कर सकते जिसके पूरे वर्ल्ड में लिस्ट है के सबसे अच्छे स्टैट्स है। मैं ये जानना चाहूंगा ऋतिक, ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट वगैरह क्या चल रहा है? और दूसरा दूसरा ये है कि अभी करंटली अगर आप देख पा रहे हो कि ओडीआई टीम या फिर T20 टीम का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है। इफ यू आर सेइंग हमारी टॉप 3 दोनों टीम में सेटल्ड है, 4 5 डिपेंड करता है, आपका विकेट कीपर वगैरह वो सब रहते हैं। और फिर 5 या 6 से आपकी ऑलराउंडर वाली चालू हो जाते हैं, ऑलराउंडर और फिर बॉलर्स। तो जो क्योंकि हमेशा हमें अभी 6 से 7 ऑप्शन होने चाहिए बॉलिंग के। तो अभी एक टॉप 3 या टॉप 4 में इतना कंपटीशन है कि इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन वगैरह भी मुश्किल हो रहा है। ये मेरा मानना है, और यही माइंडसेट रहेगा कि आप अभी कल भी देख पा रहे हो तो टॉप 3 में एक विकेट कीपर तो ऑलरेडी है, ईशान किशन भी है एज अ बैकअप, प्लस KL राहुल भी है। तो ये एक 2 डायमेंशनल प्लेयर्स जो होते हैं या फिर 3 डायमेंशनल, तो उनको ज्यादा मौके मिलेंगे एज कम्पेयर टू 1 डायमेंशनल। जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर भी ओडीआई में एस्टेब्लिश्ड है। तो इनका तो बनता है, बट वही है, वो टीम में कंपटीशन प्लस आपका आप में कितने स्किल्स है वो मैटर करता है, तो ये। बिल्कुल यार, जैसे आपने स्ट्राइक रेट पूछा था तो मैं देख भी रहा था उनका ओडीआई में कुछ 89 का कुछ स्ट्राइक रेट है। तो मेरे को लगता है वो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं है। बट जैसे आपने बताया कि मेन स्क्वाड में मेरे को पता है कि उसको चांस नहीं मिलेंगे, बट अगर आप कोई इंजर्ड होता है प्लेयर, तो आप उस केस में तो एक रन दे सकते थे आपको। लेट्स सी इस सीरीज में ईशान किशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और अगली सीरीज में फिर ऋतुराज गायकवाड़ को ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है ए सीरीज में, उसके ऊपर उनका चांस होता है कि नहीं। इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज पे आप बात कर सकते हो। जी, आपसे ही स्टार्ट करते हैं फिर ऋतिक। क्या क्या था वैसे परफॉर्मेंसेस वगैरह? इंडिया तो वैसे भी जीत गई थी, 200 आ गए थे। मानव ऋषभ पंत ने 81 बनाए थे, शुभमन गिल ने 100 बनाई थी, और मानव सुतार ने काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, जिनका डेब्यू मैच था। 6 विकेट लिए थे इन्होंने। बिल्कुल भाई, जैसे हमने मैच देखा था तो 3 दिन में मैच खत्म हो गया था। और हमारे बैटर्स में तो सबने रन बनाए थे एक्सेप्ट जायसवाल एंड जुरेल। लेकिन बाकी बैटर्स ने काफी अच्छा किया था। 100 भी मारा था गिल ने। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जहाँ पे आपको लगता है कि ऑपोजिशन वीक है, तो आप वहाँ पे एक अच्छा स्कोर बना सकते हो, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिले और एज ए कैप्टन टीम को भी आपसे कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा कैप्टन इतना अच्छा कर रहा है। और मानव सुधार का जो डेब्यू था वो काफी अच्छा डेब्यू था। 6 विकेट्स उन्होंने लिए फर्स्ट इनिंग्स में। और अगर आप देखें उनकी हिस्ट्री तो डोमेस्टिक में वो काफी टाइम से अच्छा करते आ रहे थे। क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्लास के स्टार्ट्स देखें तो उनके 30 मैच में कुछ 132 विकेट्स है। और भी अगर दिव्यांश इस पे कुछ ऐड कर सके तो। हाँ, तो जैसा मेरे को लगता है कि ये जो सीरीज होती है एसोसिएट नेशन मतलब वीकर अपोजिशन के साथ, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। क्योंकि डब्ल्यूटीसी साइकिल में भी नहीं होती है सीरीज, तो उसके रिजल्ट भी इतना बेटर नहीं करता है आपको, क्योंकि पॉइंट्स अफेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपने जो बाकी प्लेयर्स है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट इतना कॉम्पिटेटिव है, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। क्योंकि डब्ल्यूटीसी अगर आप दूसरे प्लेयर्स को खिलाओगे तो भी कुछ भी अगर मैच हारते हैं तो उससे आप डब्ल्यूटीसी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो टॉस पे चले जाता है। तो अगर बीच बीच में अगर ऐसी सीरीज होती रहे एक आध मैच की वीकर अपोजिशन के साथ, तो आप अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ओडीआई में ऐसा नहीं है। ओडीआई में आप ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप के पॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बट टेस्ट मैचेस में फिर मौका नहीं मिल पाता है दूसरे को, दूसरे प्लेयर्स को। तो ऐसी सीरीज अगर होती है जो डब्ल्यूटीसी में इंक्लूड नहीं है, तो वहां पे आप अपने दूसरे प्लेयर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, मतलब मेन टीम में। और केप प्लेयर बना सकते हैं, अनकेप प्लेयर को, नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसी सीरीज होनी चाहिए। सही बात है, नए टीम्स जैसे आयरलैंड हो गई जिनमें वो लगता है कि हाँ ये टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, अफगानिस्तान हो गए, तो इन टीम्स को थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए बड़ी टीम्स के साथ खेलने का, चाहे वो फिर एक टेस्ट क्यों मैच क्यों ना हो, लेकिन हाँ वो एक अच्छा इनिशिएटिव है आईसीसी का। इन टीम्स को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है। तो और एक बहुत एक इवेंट हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, जैसे केन विलियमसन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे लगते थे वो एज ए प्लेयर, और उनके उनसे जुड़ी क्या मेमोरीज रही है। केन विलियमसन का वही वो डिफाइंड था ना कि फैब 4 के वो थे ही मेंबर, वैसे कोहली, एबीडी, फिर केन विलियमसन और जो रूट, और स्टीव स्मिथ, एबीडी की जगह स्टीव स्मिथ। तो
लेकिन ये मेरा ही मानना है कि केन विलियमसन ने आउट ऑफ न्यूजीलैंड ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है। वैसे जो एक टेस्ट मैच जो मुझे याद आता है, जो कि हुआ था इन न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, दुबई में, उसमें उन्होंने पूरा दिन खेल के वो मैच ड्रॉ करवाया था। न्यूजीलैंड काफी बुरी हालत में थी उस मैच में, लेकिन उन्होंने एक वो परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देके मैच ड्रॉ करवाया था, न्यूजीलैंड को बचाया था, एक एस्केप था वो। बाकी मतलब वैसे बोला जाए तो काफी एस्टेब्लिश प्लेयर थे। ही इज वन ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट लेजेंड नाउ। टेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो भी एस्टेब्लिश कंट्रीज है, इनको अपने न्यूजीलैंड में जीतने का मौका नहीं दिया। तो वो उनकी कैप्टेंसी में और उनकी बैटिंग स्टाइल से ये काफी एक अच्छा अचीवमेंट है उनके लिए। बाकी रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन्होंने कुछ 33 बिल्कुल। वगैरह 100 बनाए थे। और रन्स भी काफी है इनके, 10,000 रन्स तो कंप्लीट हो चुके हैं इनके मेरे हिसाब से। बाकी देखना होगा कि कैसे अभी उनके आगे की जर्नी रहती है। उनको बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस जर्नी। दिव्यांश, आपकी कुछ मेमोरीज है केन विलियमसन को लेके, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। मेमोरी जैसे कि काफी कंसिस्टेंट प्लेयर थे उनसे, जब से मैंने मतलब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया है, मतलब राहुल द्रविड़ एरा के अगर पोस्ट राहुल द्रविड़ वीएस लक्ष्मण एरा में अपन देखे तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर मेरे को लगते हैं स्टीव स्मिथ भी थे, लेकिन जो ये कंसिस्टेंसी लाते थे और इनका अलग ही फैन बेस है। मतलब अगर आप दूसरी पोजीशंस में भी देखेंगे तो काफी लोग पसंद करते हैं इन्हें, क्योंकि काफी काम प्लेयर है ये। तो उन्होंने काफी क्लच इनिंग्स खेली है, न्यूजीलैंड में तो खेली है और दूसरी कंट्रीज में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरे को लगता है कि काफी बड़ा लॉस है, ना कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए, कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी काफी बड़ा लॉस है उनका रिटायरमेंट। क्योंकि काफी बड़े प्लेयर थे वो टेस्ट मैचेस के लिए, जैसे कि चतेश्वर पुजारा उस कैटेगरी में आते हैं ये प्लेयर जो टेस्ट मैचेस में जैसे तरह की इनिंग की जरूरत होती है, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, रन सब बनाते हैं, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी को लेके आते हैं वो काफी बड़ी चीज है। काफी लंबे समय तक उन्होंने सर्व किया न्यूजीलैंड क्रिकेट को। तो मेरे को लगता है कि लॉस तो है ही है वो सबके लिए। और व्यूअरशिप भी लेके आते थे काफी, कि काफी अगर जिस सीरीज जैसे इंडिया अगर न्यूजीलैंड से खेल रही है तो मेरा एज अ फैन ऐसा रहता था कि विलियमसन उस सीरीज में तो मेरे को मैच देखने का मन करता था, लेकिन किसी मैच में वो मिस करते थे, तो अगर जीतते भी थे तो मेरे को लगता था कि यार विलियमसन तो नहीं थे तो जीत के भी क्या करा, मतलब इतना इम्पैक्ट लेके आए थे वो। मतलब अपोजिशन देखती थी कि अगर वो खेल रहे हैं और वो टीम में है, उनके बाद हराना न्यूजीलैंड को अलग चीज है और विदाउट विलियमसन हराना काफी अलग चीज है। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि न्यूजीलैंड की टीम कैसे मैनेज करती है अपने आप को, कैसे खेलती है आने वाले टेस्ट मैचेस में विदाउट विलियमसन। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ऐसा देखना। आई होप कि कुछ नया प्लेयर आए और जो ऐसी कंसिस्टेंसी लेके आए न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल यार, जैसे उन्होंने इंडिया को तो बहुत ट्रबल किया है एज ए कैप्टन। अगर आप जाएं वापस 2019 में, तो वो जो सेमीफाइनल था, उन्होंने मतलब जो भी हमारे जैसे धुरंधर बैट्समैन थे सबको उन्होंने धाराशायी कर दिया था। अ, काफी अच्छे कैप्टन थे वो। और फिर जो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हम फाइनल खेल रहे थे, उसमें भी उन्होंने हमें हराया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडियंस का एक लगाव है केन विलियमसन को लेके, क्योंकि जैसे वो एक पर्सनालिटी है, वो काफी अट्रैक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि 2019 का फाइनल था, वो जीतना न्यूजीलैंड ही डिजर्व करती थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हुए कि वो लोग हार गए कुछ बहुत ही फाइन मार्जिन से। और उसके बाद भी उनका एक मतलब स्माइलिंग फेस आया था जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए थे। तो उन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर भी किया है कि यार, जितने भी आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप एक स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप आते हो कहीं भी, तो आप शायद बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एंड फॉर मी, आई फील ही इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर्स आफ्टर एम एस धोनी, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी। क्योंकि आप क्रिकेटर्स को कभी कभी परफॉर्मेंस की बजाय आप पर्सनैलिटी से भी रिलेट करते हो। एंड ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन ऑफ द गेम। काफी सही टेक है आपका। वेदर यू विन और वेदर यू लूज, यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू स्माइल। और इसके बाद फिर हम अभी नेक्स्ट एपिसोड में भी प्रोबेबली नेक्स्ट संडे वगैरह कर लेंगे। काफी सारे अपडेट्स ले आएंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। कीप फॉलोइंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग, और डू शेयर एंड कीप वॉचिंग अस। या, थैंक यू।